चलो तो डाउट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डाउट क्या है, 7th नंबर का क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में क्या डाउट है, तो यहाँ पर एक कॉइल है और यहाँ पर एक कॉइल है और दोनों कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा टुवर्ड्स राइट, मैंने करंट डाउनवर्ड पकड़ा है। तो क्या करने का, हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। अभी जो मैं राइट हैंड दिखाता हूँ और तुमको जो दिखता है वो थोड़ा अलग दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखाता। तो थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखो और ये फिंगर्स क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके हिसाब से करो। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस कॉइल के हिसाब से, इस बिकॉज ऑफ दिस कॉइल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर राइट की तरफ आता है। यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड भी पकड़ा है, दोनों तरफ करंट का सेंस सेम है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉइल की वजह से सेम डायरेक्शन आएगा, तो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंटू टू लिखा है। तो एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, एट ए डिस्टेंस x। कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो उसका ये वाला फॉर्मूला है। ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2। मतलब कॉइल ऐसा है, कॉइल ऐसा है और कॉइल से एट ए डिस्टेंस x, कॉइल का रेडियस r है, तो कॉइल से एट ए डिस्टेंस x यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसका वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस पे आए हैं हम लोग, r/2 डिस्टेंस पे। तो x को r/2 पुट करो और बाकी सब तो कैलकुलेशन किया है, बाकी सब तो कैलकुलेशन किया है, ठीक है। बाकी कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। तो कितना आता है, म्यू नॉट NI अपॉन r। तो कितना आता है आंसर, म्यू नॉट NI अपॉन r इंटू 0.715। तो ये वाला है ऑप्शन ए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 10⁻⁻7 पुट किया, 2 पाई इंटू इधर का 2 होता है 4 पाई, और 4 पाई इंटू 10⁻�7 को वापस से मैंने म्यू नॉट लिखा है। ओके, ऊपर का r स्क्वायर नीचे r³ आता है। देखो अभी कैलकुलेशन तो सिंपल है। चलो नेक्स्ट है, पॉज करके देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो टॉर्क तीनों केसेस में हमको कंपेयर करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, mb sin थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में उसको देखे तो m बार क्रॉस b बार रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, z की डायरेक्शन में है, और इस एरिया का कैपिटल M का डायरेक्शन कैसा है, इस एरिया का कैपिटल M का डायरेक्शन है डॉट। यहां पर थंब रखो तुम लोग, यहां पर थंब रखो तो फिंगर्स इधर से अंदर जाता है, फिंगर्स इधर से, राइट हैंड का थंब यहां पर रखो करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर इधर से अंदर जाता है और इधर से अपनी तरफ आता है, इधर से बाहर निकलता है। ये आउट ऑफ पेपर है, तो इसका कैपिटल M का डायरेक्शन है डॉट। तो कैपिटल M है डॉट यहाँ पर, और B का डायरेक्शन है अप। तो टॉर्क का यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछा, टॉर्क का बस मैग्नीट्यूड पूछा है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना, mb sin थीटा। तो m जो है वो आएगा, m का वैल्यू कितना रहता है लूप के लिए NIA, m का वैल्यू लूप के लिए NIA रहता है NIA, और बार मैग्नेट के लिए m का वैल्यू कितना रहता है, स्मॉल m वन ऑफ द पोल इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल, स्मॉल m इंटू 2l। तो mb sin थीटा, यहाँ पर भी देखो तो साइन ऑफ 90 आता है। इधर देखो सेकेंड केस में यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो m का डायरेक्शन देखो, कॉइल में करंट बस चेंज किया, इससे इसमें क्या किया, कॉइल में करंट चेंज किया। तो इधर देखो करंट ऐसा जा रहा है, यहाँ पे थंब रखो तो इधर से फिंगर अंदर जाता है। यहाँ पे राइट हैंड का तुम लोग थंब रख के देखो तो इधर से फिंगर अंदर जाता है। तो मैग्नेट कैपिटल M क्रॉस है, तो कैपिटल M क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो अभी भी 90 डिग्री एंगल है, अभी भी mb sin थीटा। इधर देखो b ऊपर है, और इस केस में यहाँ पर थंब रख के देखो, यहाँ पर राइट हैंड का थंब रखो तो यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से फिंगर्स अंदर जाएगा, मतलब m का डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट की तरफ है, मतलब निगेटिव y, ये वाला एक्सिस y एक्सिस है, तो निगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो अगेन m एंड b परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी साइन 90 है, तो हर एक जगह पे टॉर्क का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। तो 1:1:1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है मैग्नेटाइजेशन। अभी मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला रहता है कैपिटल M अपॉन V, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है अर्थ का वॉल्यूम स्फीयर है, इसलिए 4/3 πr³ निकालो, कैलकुलेट करो, आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला है, ठीक है।
तो म्यू नॉट का वैल्यू पुट किया, पाई एज इट इज, एंड जो दिया था पुट किया, आर जो दिया है पुट किया 2, तो वैल्यू उतना आता है। तो यहाँ पर करेक्शन है, ऑप्शन बी सही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या करना है, पावर हमको करंट आरएमएस वैल्यू, करंट का आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पावर का मैं इन्हें ये वाला इक्वेशन लिखा, पावर का इक्वेशन क्या है, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस ऑफ फाई। तो कॉस ऑफ फाई का वैल्यू कितना है, आर बाई जेड। अभी इस सर्किट में बस लैम्प्स ही लैम्प्स कनेक्टेड है, तो इस सर्किट में एक्सएल और एक्सी नहीं होगा, तो बस रेजिस्टेंस ही होगा। तो जेड की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो जेड और आर सेम है, तो आर और नीचे का आर, जेड मतलब आर ही है, तो कैंसिल हो गया। यहां पर भी मैंने आर लिखा है, तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो वी आर एम एस जो रेटेड वोल्टेज रहता है वो आर एम एस ही रहता है। तो रेटेड वोल्टेज जो भी दिया है वो मैंने वहां पर पुट किया। आर का वैल्यू अभी इधर आर जाता है तो पावर इधर आता है, पावर दिया है तो उसके हिसाब से आर इतना आता है। तो अभी करंट निकालना है तो ओहम्स लॉ यूज करना पड़ेगा, वी अपॉन आर। वी अगर मैं यहाँ पे पीक वैल्यू डालता हूं तो आई का भी पीक मिलता है। वी मुझे आरएमएस चाहिए तो वी मैंने, आई मुझे आरएमएस चाहिए तो वी भी आरएमएस डालूंगा मैं। ये है वी का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, तो ये वी का आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। इसको मैं अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करता हूं तो मुझे करंट का आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आंसर आता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये बोनस ले लो। ठीक है, अगर ये मेथड तुमको आता है तो ही बोनस ले लो, अगर ये मेथड तुमको नहीं आता तो बोनस मत लो। समझ रहा है ना क्या है, तुमको अगर एक क्वेश्चन आता है तो ही इसका मार्क्स लो, अदरवाइज मार्क्स मत लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर क्या बोला है, बैंड विड्थ और कैपिटल डी, इनका कुछ तो रिलेशन दिया है। तो बैंड विड्थ का रिलेशन कैपिटल डी के साथ ऐसा रहेगा, तुम लोगों को ये तो पता है। तो मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी। तो डी बी अपॉन डी डी इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी, तो कांस्टेंट है। तो ये x का डेरिवेटिव कितना आता है, अगर x रहता तो x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है। उसी तरह यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D चल रहा है, तो कैपिटल D का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। कैपिटल D का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। x का डेरिवेटिव जैसे 1 आता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो D का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू D 1 आएगा। तो चेंज इन बैंडविड्थ कितना दिया है, इतना। चेंज इन कैपिटल D कितना दिया है, इतना। माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि कम हो रहा है, कम हो रहा है। कैपिटल डी कम होगा तो बीटा भी कम होगा, तो इसलिए माइनस माइनस लिखा है चेंज। और लैम्बडा पता नहीं है और स्मॉल डी तो हमको दिया है, तो वो कैलकुलेट करके हम लोग लैम्बडा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पहले क्या था, ए एक मॉलिक्यूल है, बी एक मॉलिक्यूल है। इसके भी इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और इसके भी न्यूक्लियस, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है। टाइम टी के बाद और टाइम टी के बाद इसके न्यूक्लियर रहते N1, इसके न्यूक्लियर रहते N2, और N1 और N2 का हमको लेना है रेशो। ठीक है, तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स बचेंगे, तो N0 इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी। इसका लैम्बडा 5 लैम्बडा दिया है, टाइम तो इधर टी है। इसका कितना मॉलिक्यूल्स बचा, N2 इज इक्वल टू N0 ई रेज टू माइनस लैम्बडा। इसका लैम्बडा लैम्बडा ही है, टाइम दोनों के लिए डिसइंटीग्रेशन के लिए सेम टाइम दिया। तो N1 अपॉन N2 का रेशो लिया मैंने, तो वो दिया है हमको 1 अपॉन ई का स्क्वायर है। तो इसका और इसका डिवीजन मैंने यहां पर रखा है, तो क्या है, N0 को कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ई रेज टू माइनस 5 लैम्बडा टी, और इधर नीचे ये बचेगा। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ई का इंडेक्स कितना है, ई को ई रेज टू 1 का स्क्वायर तो 1 है, और नीचे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो इसको मैं ऊपर ले लूंगा तो ई रेज टू -2 हो जाएगा ना इधर। तो यहाँ पे ई का इंडेक्स है -2 और यहाँ का ई का इंडेक्स है इतना, तो दोनों को मैंने इक्वेट किया है। ई का इंडेक्स इधर कितना है, इसको ऊपर लिया तो ई रेज टू -1 हो जाएगा ये, और उसका स्क्वायर तो ई रेज टू -2 है, ये वाला ई रेज टू -2 है। तो -2, ई का इंडेक्स लेफ्ट की तरफ और ई का इंडेक्स राइट की तरफ, दोनों सेम है, तो उसको सॉल्व करने के बाद टाइम मिलता है। ठीक है, देन 24 में क्या बोल रहा है कि जब फोर्स F का 48 न्यूटन से बढ़ता है, F प्लस 48 बनता है, तब जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था वो डबल होके 2 ओमेगा बनता है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला पहले इतना था, m ओमेगा स्क्वायर आर। अब फोर्स कितना हो गया, F प्लस 48, मास उतना ही है लेकिन ओमेगा डबल हो गया, 2 ओमेगा का स्क्वायर, और रेडियस उतना ही है। तो इन दोनों का मैंने रेशो यहाँ पर लिया है, F अपॉन F प्लस 48। तो इन दोनों का रेशो लेने के बाद ये 1 + 4 आता है, इसको सॉल्व किया
तो f का वैल्यू आता है 16। f का वैल्यू कितना होता है 16। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। तो f का वैल्यू 16। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन सेकेंड केस में निकालना है। तो f अपॉन 48 डिवाइडेड बाई ये मास, तो f प्लस 48 डिवाइडेड बाई ये मास इज इक्वल, इधर क्या हो जाएगा नया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो नया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ये है न्यू ओमेगा, टू ओमेगा मतलब नया ओमेगा, न्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये है अपना एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन रहता है, तो नया ओमेगा कितना है 2 ओमेगा है। तो ये है अपना एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो f का वैल्यू 16 पता है, तो यहाँ पे 16 डाला, m का वैल्यू दिया है तो मास का वैल्यू भी डाला 4, तो वो डाल के एक्सेलरेशन कितना आता है 16 आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 में ये याद रखो बकेट का, अगर बकेट ऐसा वर्टिकल सर्कल में घुमाया है और वाटर नहीं गिरता तो ओमेगा का फॉर्मूला ये रहता है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये रहता है। आर पुट करो, रेडियस जी पुट करो, तो आंसर आता है 3.97। ये रट्टा मार के रखो, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, यहाँ का एंगुलर मोमेंटम और बाद में एंगुलर मोमेंटम सेम है। तो दोनों का मैंने यहाँ पर रेशो लिया, I1 अपॉन I2 कितना आता है, फिर ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 होता है। अभी वहाँ पे बोला है कि I1 बड़ा है, I1 बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, मतलब इसका रेशो क्या हो जाएगा 1 से बड़ा आएगा। I1 बड़ा है ना I2 से, तो इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा मोर देन 1। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा लिख के रखा है, ठीक है। चलो तो अभी काइनेटिक एनर्जी का उनका रेशो देखना है, तो एनर्जी E1 अपॉन E2 लिखा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर रहता है। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी इतना है, हाफ हाफ गया, I1 अपॉन I2 इधर आया, और ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, तो ओमेगा 1 अपॉन 2, इससे मैंने क्या, इसका उल्टा ओमेगा 1 अपॉन 2 आता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल ओमेगा 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल I2/1। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, इसके लिए मैंने यहां से पुट किया, तो वो आता है I2 अपॉन I1 का स्क्वायर। सॉल्व किया इसको, तो I1 जाता है, I2 जाता है, तो बचता है क्या है I2 अपॉन I1। लेकिन ये वाला रेशो क्या है, यहां से देखो I1/I2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल I2 अपॉन I1 ये क्या रहेगा लेस देन 1 रहेगा। I2 अपॉन I1 लेस, ये I1 बड़ा है ना और I2 छोटा है, तो इनका रेशो लेस देन 1 रहेगा। तो इसका मतलब I1 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या रहेगा E2 बड़ा रहेगा और E1 छोटा रहेगा। इधर नीचे वाला बड़ा है तो इधर भी नीचे वाला बड़ा रहना चाहिए, तो E2 बड़ा रहेगा। ठीक है, ये 1 से कंपैरिजन नहीं समझ सकता, ऐसा देखो I1 इधर नीचे वाला बड़ा है तो इधर भी नीचे वाला E2 बड़ा रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, देखो ऐसे बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क्स है, और यहाँ पे फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है, सेकेंड, थर्ड, nth ट्यूनिंग फोर्क है, ऐसा 31 ट्यूनिंग फोर्क्स है। इसका फ्रीक्वेंसी n है, तो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी उसके डबल है। इससे दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी 6 से छोटा है, इसका और 6 से छोटा है, मतलब 12 से छोटा है, ऐसा है। तो देखो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, 2n - 6 × 1, एक बार 6 माइनस हुआ। इसका फ्रीक्वेंसी कैसे लिख सकता हूं मैं, 2n - 6 × 2। तो इसका जो नंबर है ये सेकेंड नंबर है, तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल सबट्रैक्ट किया। ये थर्ड मल्टीपल है, तो 6 का सेकेंड मल्टीपल सबट्रैक्ट किया। अभी यंत वाले का कितना रहेगा, यंत वाला बीच में एक ट्यूनिंग फोर्क है, उसका फ्रीक्वेंसी कैसा निकला, ये यंत है, तो इससे क्या सबट्रैक्ट करने पड़ेगा 6 × n-1। यहाँ 3 - 1 मल्टीपल है 2, यहाँ 2 - 1 मल्टीपल है, उसका नंबर, ये फोर्क का नंबर जितना भी है उससे 1 माइनस करने का और यहाँ पे लिखने का। 4 का नंबर 3 है तो उससे 1 माइनस करने का, यहाँ पर लिखने का। तो वैसे इधर फोर्क का नंबर n है तो उससे 1 माइनस करने का और यहाँ पे लिखने का। तो 6 का इतना मल्टीपल है ये, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन लिखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत सारे टाइम पे ये क्वेश्चन आता है, तो अच्छे तरह से इसको याद रखो। तो इसका नंबर कौन सा है, ये 31st नंबर वाला है, तो इसका फ्रीक्वेंसी n, तो वो तो पता है हमको, और इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी में निकालता हूं। तो 2n - 6 × ट्यूनिंग फोर्क का नंबर -1, लेकिन इस ट्यूनिंग फोर्क का नंबर क्या है 31 है, तो 31 - 1, तो इसी ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी
एन जो मैंने एज्यूम किया है और इसी ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन से मैंने कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वल किया, दोनों को इक्वेट किया और इसको सॉल्व किया। तो ये n इधर आता है तो 2n माइनस एन एन होता है, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस बनता है और 6 इंटू 31 माइनस 1 कितना बनता है 30। सॉल्व किया तो आंसर आता है 180। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या क्या है, ऐसा ऊपर से वाटर गिरता है तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो पूछा है। तो जितना मैकेनिकल एनर्जी कम होता है उतना ही उसका हीट एनर्जी बढ़ता है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, नो लॉस ऑफ हीट। तो मास mgh जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ उतना हीट में कन्वर्ट हो गया mc डेल्टा थीटा, mm कैंसिल हो गया। तो g का वैल्यू 10, h दिया है 50, c का वैल्यू पर किलोग्राम लेना है ना अभी, तो c का वैल्यू इतना 4200 इंटू डेल्टा थीटा तो निकालना है, तो इसको इधर जाके डिवीजन किया तो आंसर इतना आता है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है देखो, यहाँ पर एक कार था, पहले एक्सेलरेट करता है 20 सेकेंड्स के लिए, वेलोसिटी बनता है उसका 40, बीच वाले 20 सेकेंड्स के लिए इसका वेलोसिटी कितना रहता है 40 ही रहता है यहाँ से यहाँ तक, और इधर से इधर जाने तक उसका वेलोसिटी कम होते जाता है और फाइनली 0 होता है। और ये यहाँ पे कितना टाइम है 40 सेकेंड्स का टाइम है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसा निकालने का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना 20, 20 और 40, टोटल टाइम हो गया 80। ठीक है, चलो इस पहली वाली केस में एक्सेलरेशन कितना है वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी इधर कितना है, ये पहले वाले केस में 40, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, कितने टाइम में ये हो रहा है 20, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 आता है। तो याद रखो ये 2, इधर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, इधर एक्सेलरेशन देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन अगेन फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पर 0, इनिशियल कितना था यहाँ पर वेलोसिटी 40, प्लस एक्सेलरेशन इनटू कितना टाइम में हो रहा है ये 40 सेकेंड्स में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है -1। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें और डिस्प्लेसमेंट इसमें, तीनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड करने का और 80 से डिवाइड करने का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। तो पहले वाले का क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना है यहाँ पे, u कितना है पहली वाली केस में, u कितना है 0, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन जितना है वहां पे वो आया है, पुट करो a2 प्लस इंटू टाइम स्क्वायर हाफ a t स्क्वायर, टाइम कितना है 20 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आएगा बस ut आएगा, a t स्क्वायर नहीं आएगा हाफ a t स्क्वायर क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो u इंटू टी, प्लस यहाँ पे अगेन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u कितना है 40, यहाँ पे वेलोसिटी है 40, टाइम कितना है 40, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -1 है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, टाइम कितना है 40, तो पुट करो आंसर आता है 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन वो वहां पे अंडरस्टैंडिंग हो गया तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ से बॉल छोड़ दिया हमने विथ वेलोसिटी u, हर एक स्टेप का हाइट h है, हर एक स्टेप का ब्रेड्थ b है, तो ये आके गिरता है nth स्टेप के यहाँ कोने में। तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से आया और यहाँ पे गिरता है, तो इस स्टेप का b, इस स्टेप का b, ऐसा कितना स्टेप्स कवर किया n। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एक्सिस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया nb, तो वो होता है इज इक्वल ut, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो फिक्स है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला पार्ट आता नहीं, बस ut आता है। तो इससे कैलकुलेट किया टाइम तो कितना आता है nb अपॉन u, तो हमको टाइम निकालना है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो और थोड़ा हम लोग उल्टा सुल्टा करके टाइम निकालेंगे, टाइम निकालना है हमको। अब ऊपर y डायरेक्शन, यहाँ का बॉल यहाँ आता है ना, यहाँ का बॉल इधर आता है, मतलब हाइट कितना ऐसा इधर, तो हाइट कितना उसने कवर किया, इतना हाइट कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन y लिखो या फिर उसको yes लिखो इज इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उस डायरेक्शन में वर्टिकल में तो u नहीं है तो वो पार्ट 0 हो गया, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे 10 लिखा था मैंने, बाद में उसको g किया है, तो g अपॉन 2, क्योंकि ऑप्शन में 10 नहीं है g है, तो g अपॉन 2 माइनस g अपॉन 2 इंटू टाइम का स्क्वायर, यहाँ पे जो टाइम दिया था वो टाइम मैंने यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर जो टाइम है वो यहाँ पर पुट किया। और वर्टिकल हाइट कितना कवर किया उसने, n स्टेप्स हो गया, मतलब हर एक स्टेप का h हाइट h ऐसा है, इधर से इधर आता है,
तो वर्टिकली डिस्टेंस कितना कवर किया, n स्टेप्स कवर किया, मतलब NH हाइट आ गया ना नीचे, h करका है, तो वर्टिकल NH आ गया। तो ये वर्टिकल NH ये माइनस रहेगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे आ रहा है इसलिए डाउनवर्ड है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ये माइनस, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस चला गया, इसलिए मैंने कुछ माइनस लिखा नहीं है। तो ये g/2 n² b² अपॉन u², ठीक है। तो यहाँ से n निकाला तो ऐसे आता है, यहाँ से n निकाला, इधर का n इधर का n कैंसिल होता है, तो इधर का n बाकी सब इधर भेजने का n, तो यहाँ से n निकाला तो ऐसा फॉर्मूला आता है, ये वाला n इधर पुट करने का, तो अपना टाइम के लिए आंसर आता है वो ऑप्शन में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो -p⁻.E⁻, और वहां पे वो किधर का एंगल दिया है कुछ बताया नहीं वहां पर, तो मैंने क्या पकड़ा है, P और E में जो एंगल है वो दिया है। तो P और E में एंगल अगर जो दिया है वो पकड़ता हूं मैं π/2, तो PE cos थीटा होता है ना, तो थीटा कितना π/2 दिया है, तो PE cos ऑफ π/2 वो तो 0 होता है, तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये बोनस मिलेगा। वैसे भी वो एंगल किनके बीच का है वो कुछ दिया नहीं, डायरेक्टली बोला है निकालो, अब क्या निकालो, तो क्वेश्चन बोनस ले लो। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा अच्छा है, देखो क्या है, यहां पर है कॉन्वेक्स मिरर है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, अभी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो यहां पर है कार 2.8 मीटर पे, और उस कार का वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कार जा रही है टुवर्ड्स द मिरर, मतलब ये कार का ही मिरर है, और टुवर्ड्स ये कार है टुवर्ड्स मिरर जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी मिरर में कितने दिखेगी, इसकी वेलोसिटी कार की मिरर में कितने दिखेगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला, 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ कितना दिया है इसका 1/20, 1/v मुझको निकालना है, -1/u, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है लेफ्ट की तरफ है, मतलब माइनस, तो 1/-280 मैंने लिखा सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे 1/v मिलता है, तो 1/v आता है 13/280, तो v का मतलब कितना है, v आता है 280/13, v कितना आता है 280/13, ठीक है। तो इमेज है राइट की तरफ, वर्चुअल इमेज है तो राइट की तरफ ही होगी, तो इमेज है राइट की तरफ, इतना डिस्टेंस है उसका। तो ये तो छोड़ो अभी, लेकिन वेलोसिटी कैसे निकालने का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है dv/du, इसका यूज करना पड़ता है। तो dv/du देखो एररलेस में भी है और तुम्हारे अदर बुक्स में भी रहेगा ये फॉर्मूला। तो dv/du कितना रहता है, v/u का स्क्वायर। तो v जितना दिया है उतना मैंने पुट किया, u जितना दिया है मैंने उतना पुट किया। अभी इधर साइन नहीं पुट किया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो वो साइन जाने वाला है। तो ये कितना आता है, देखो ये आता है 1/, ये इसका रेशो 1/13 का स्क्वायर आता है। तो यहां पर जो du था वो मैंने राइट की तरफ सेंड किया, तो ये ऐसा वाला आता है रिलेशन। दोनों तरफ में dt से अगर डिवाइड करता हूं, इधर dt से डिवाइड किया तो dv/dt, तो ये हो जाता है इमेज का स्पीड, dv, v मतलब इमेज का डिस्टेंस एंड dt मतलब टाइम, तो dv/dt ये होता है इमेज का स्पीड, और du/dt होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट का स्पीड। तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना दिया है वो मैंने पुट किया, तो वो 15 है, और ये 1/13 स्क्वायर, तो ये अपना आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसके पास वाला एक आंसर है, बोनस ही मिलना चाहिए वैसे तो। इसके पास वाला एक आंसर है ऑप्शन ए, तो वो ऑप्शन सही दिया है, लेकिन एग्जैक्टली आंसर यही आएगा। एग्जैक्टली आंसर कौन सा आएगा, यही आएगा, ठीक है, समझ रहा है। ऐसा एक फॉर्मूला लेंस के लिए भी है, वो भी याद रखो, शायद उसमें यहाँ पर माइनस आता है, dv/du, मुझे रट्टा नहीं है वो, तुम लोग देखो एक बार, dv/du का एक लेंस के लिए भी फॉर्मूला है, वहां यहाँ पर उसका माइनस आता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछते, इमेज ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस से चेंज करते तो इमेज का डिस्टेंस कितने से चेंज हो गया, तब dt से डिवाइड नहीं करने का, डायरेक्ट ये चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज किया यहाँ पर पुट करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये dv बताता है, मतलब चेंज इन इमेज डिस्टेंस बताता है। वैसा भी क्वेश्चन आता है इस रिलेशन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 करेक्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को प्रोपोर्शनल रहता है वहां पर। 39 में क्या दिया है, दो वेक्टर से उनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, तो उनका सब्ट्रैक्शन करो ऐसा बोला है, ठीक है। तो ये वाला रिजल्टेंट भी यूनिट है,
जो दोनों वेक्टर से वो भी, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, 2 ये 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और कॉस थीटा मैंने लिया है, दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो इधर का रूट गया, ये वाला स्क्वायर बन गया है ऐसा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को मिलता है कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या रहता है, रूट ऑफ, वैसा पहले जैसे रहता है लेकिन यहाँ पे बस माइनस आता है। थीटा मतलब ए और बी के बीच में ये एंगल रहता है, तो ए पुट करो 1 है, बी पुट करो 1 है, 1 का स्क्वायर होता है, तो -2 ए 1 है, बी 1 है, और कॉस ऑफ थीटा कितना आया इधर से, -हाफ पुट करो तो माइनस माइनस प्लस बनता है, और 2 को 2 कैंसिल, तो ये √3 आता है। तो आंसर यहाँ पे कितना आता है, √3। क्वेश्चन नंबर 37 वापस से करेक्शन है, फॉर्मूला 2.303 μrt log of V2 upon V1। सिंपल है, गाउटी क्वेश्चन है। तो म्यू पुट करने का 5 मोल्स, आर 8.3, टी पुट किया मैंने 500, और log of V2 upon V1 पुट किया, तो आंसर एकदम करेक्ट आता है इतना। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, या कोई कुछ तो गलत अलग दिया है वहां पे, वो सही नहीं है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करो फाइनल आंसर तक। जितने भी डाउट्स है उस पर फोकस करो, जो भी मिस्टेक्स है वो क्यों हुआ, उसके रिलेटेड फॉर्मूला, उसके रिलेटेड थ्योरी अच्छे से करो। वो अगर तुमको वीक लग रहा है, वो पार्ट जो जहां पर मिस्टेक हुआ है वो अगर तुमको वीक लग रहा है, तो उसके जैसे एग्जाम्पल्स बुक में देखो, और वैसे वाले एग्जाम्पल्स थोड़े 5-6 एग्जाम्पल्स करो। जो वीकनेस है अभी उस पर फोकस करो, जो वीकनेस है उस पर फोकस करो, जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करो, तो मार्क्स अच्छा बढ़ने वाला है। फाइनल डेज है, अभी दम लगा के मेहनत करो, अच्छा मेहनत करो। थोड़े दिन बचे लाइफ के, अपना थोड़े दिन बचे, यहाँ पर मेहनत करोगे तो लाइफ एकदम अच्छा बनने वाला है, तो मेहनत करो, ठीक है। मिस्टेक्स पे फोकस करने का, जहां पे गलती हुआ है, क्यों हुआ है, उसका थ्योरी अच्छा करने का, उसके ऊपर और थोड़े न्यूमेरिकल्स करने का। तुमको ज्यादा ही वीक लग रहा है वो वाला पार्ट, तो उसके ऊपर और 5-10 न्यूमेरिकल्स करो उसी टाइप के, तो एकदम तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो, तुम्हारा रिजल्ट एकदम सुपर आने वाला है, ठीक है। चलो बाय।